हेलो एवरीवन। हम लेसन कर रहे हैं किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। इसमें हम विभिन्न तरह के डायनेस्टीज यानी कि वंशों के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, स्क्रिप्ट हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो इंस्क्रिप्शन राइट करवाते थे, स्टोन के ऊपर करवा देते थे या फिर कॉपर प्लेट के ऊपर करवाते थे। तो वही कुछ जानकारी। तो अब हम जो आज पैसेज रीड करेंगे उसमें हम उन स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी स्क्रिप्ट को पढ़ा जा चुका है। जैसे हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो पढ़ी नहीं गई थी, अनडिसाइफर थी, ठीक है। बट यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर है, यानी कि उसको पढ़ा गया है, उसके अर्थ को समझा गया है। तो किस तरह से उसके अर्थ को समझा गया है, किसने पढ़ा है, कब पढ़ा है, वो सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे और वहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। तो देखो, बैक टू बेसिक, यानी कि मूल बातें इसकी क्या हैं। हाउ आर इंस्क्रिप्शन डिसाइफर, कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो डिसाइफर ब्राह्मी, यानी कि ब्राह्मी जो है वो एक स्क्रिप्ट है, तो इसको पढ़ा गया है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। मोस्ट स्क्रिप्ट यूज टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डेरिवेटेड फ्रॉम ब्राह्मी। द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन, कि आधुनिक भारतीय भाषाओं में यूज जो की गई है लगभग सभी लिपियों का जो मूल है वो ब्राह्मी लिपि है। यानी कि जिसकी जैसे हिंदी है, हिंदी की अपनी लिपि क्या है, देवनागरी है। तो उसी प्रकार से जो इंस्क्रिप्शन या अनेक अन्य भारतीय भाषाएं थी उन सभी का मूल क्या था उस समय, तो ब्राह्मी लिपि थी। और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो वो अशोक के इंस्क्रिप्शन यानी कि अशोक के अभिलेखों में किया गया है। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी यूरोपियन स्कॉलर्स एडिड बाय इंडियन पंडित्स worked backwards from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscript, comparing their letters with older specimens। कि 18वीं सदी है जो, यानी कि 18th सेंचुरी है, यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। मैन्यूस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखना, मैन्यू मीन्स होता है हाथ, स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, यानी कि हाथ से लिखा जाना। तो हिंदी में इसको पांडुलिपि बोलते हैं। और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की, यानी कि जो यूरोपीय थे, स्कॉलर थे वहाँ पर, तो उन्होंने पंडितों की सहायता से, जो भारतीय पंडित थे जिनको नॉलेज थी उस चीज़ के बारे में, उन लिपियों के बारे में, तो उन्होंने आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी, तो उसमें उसने पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना की। स्कॉलर्स हु स्टडी अर्ली इंस्क्रिप्शन समटाइम्स अज्यूम्ड these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prince was able to decipher अशोकन ब्राह्मी इन 1838। तो आप इन लाइनों को विशेष तौर से, वैसे तो सारा इम्पोर्टेंट है ही है, सारा का सारा आप एक बार अच्छे से पढ़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होंगे वो क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से है। तो जो आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी कि जो मोस्टली इंस्क्रिप्शन हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक में थे। प्राकृतिक भी एक लैंग्वेज थी जो आम जनता की लैंग्वेज थी, जिसे सभी समझ सकें। फिर भी कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जो एक जेम्स प्रिंसेप था, ये जेम्स प्रिंसेप वर्ड जो नेम है ये पहले भी आया था कि एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था ये, और एक मिंट में काम करता था। मिंट यानी कि सिक्कों
को बनाने वाली जो टकसाल बोलते हैं उसमें काम करता था। तो इसने अशोक के जो अभिलेख थे इनको पढ़ा, उसकी ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, जो उसने ब्राह्मी लिपि में अभिलेख लिखे थे, क्योंकि मोस्टली जो अभिलेख थे अशोक के वो ब्राह्मी लिपि में थे, उसने उसको पढ़ा। और कब पढ़ा? 1838 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स प्रिंसेप मतलब अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा? 1838 में पढ़ा। ज़्यादातर अभिलेख इसके किस में थे? वो ब्राह्मी लिपि में थे। आगे और भी आएंगे, ख्रोष्टी भी है, अरमाइक भी है, यूनानी भी है, ग्रीक भी है, तो आगे आएंगी कहीं, वो अलग अलग जगह से अभिलेख मिले हैं अशोक के, बट मोस्टली थे जो वो ब्राह्मी लिपि में थे। ठीक है, तो किसने डिसाइफर किया इसको? जेम्स प्रिंसेप ने। कब किया? 1838 में। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे हाउ ख्रोष्टी वॉज रीड। देखो, पहले हमने ब्राह्मी को किया, अब ख्रोष्टी। ये भी अशोक के अभिलेखों की लिपि रही है, ख्रोष्टी। तो ख्रोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? द स्टोरी ऑफ द डिसाइफरमेंट ऑफ ख्रोष्टी, द स्क्रिप्ट यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन इन द नॉर्थ वेस्ट इज डिफरेंट। कि पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में जो प्रयुक्त ख्रोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी एक अलग है। हेयर फाइंड्स ऑफ कॉइन ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स हु रूल्ड ओवर द एरिया 2nd-1st century have facilitated matters. These coins contain the name of king written in Greek and ख्रोष्टी script। कि इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो इंडो ग्रीक राजा थे उनके द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए थे। यानी कि जो इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्के बनाए थे, क्योंकि उन्होंने राजा की तस्वीर भी अपने सिक्कों पर लगाई थी। सबसे पहली बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और पीछे भी हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिक्के हैं, सिक्कों पर राजा की आकृति यानी कि उसकी तस्वीर और उनका नाम किन शासकों ने सबसे पहले शुरू किया? तो इंडो ग्रीक ने किया था। और वो नाम किस में लिखे गए थे? तो यूनानी और ख्रोष्टी लिपि में लिखे गए थे। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर compared the letters. For instance, the symbol for a could be found in both script for writing names such as Apollodots, with Prinsep identifying the language of the ख्रोष्टी inscription as Prakrit. It became possible to read longer inscription as well. तो यूनानी भाषा पढ़ने वाले जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने अक्षरों का मेल किया। उदाहरण के तौर पर दोनों लिपियों में अपोलोडोट्स का नाम लिखने में एक ही प्रतीक का यूज किया गया। मान लीजिए जैसे ए प्रयुक्त किया गया है। प्रिंसेप ने ख्रोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। देखो, कुछ एक अक्षर दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ वर्ड हैं उनको देख लीजिए। एन अशोकन इंस्क्रिप्शन, ये अशोक के इंस्क्रिप्शन में है। अशोकन ब्राह्मी विद देवनागरी इक्विलेंट, अशोक के समय की ब्राह्मी और उसके समानार्थी देवनागरी अक्षर। देखो इसमें क, च, ठ, द, म, र, तो ये इस तरह से लिखे गए हैं, ये इस तरह से। तो इन अक्षरों की पहचान ऐसे बनाई गई कि ये इस तरह से इन अक्षरों को लिखते होंगे। तो ये चीज़ें इन्होंने की हैं। तो यानी ना इन्होंने ना अक्षरों का मेल किया, कंपैरिजन किया दूसरे अक्षरों से भी। हाँ, इनके साथ इनकी मैचिंग हो रही है, ऐसा ही सेम अक्षर इसमें भी है, वर्ड में ऐसा ही सेम इसमें भी है। तो इस तरह से कुछ यूरोपियनों ने सहायता वगैरह लेकर इनको डिसाइफर किया जो स्क्रिप्ट थी। नेक्स्ट चलते हैं हम हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। एविडेंस होता है साक्ष्य। टू फाइंड आउट हाउ एपिग्राफी, पहले तो ना मैं तुम्हें एक वर्ड बता देती हूँ। एपिग्राफी जो ये वर्ड आया है, एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो उसको बोलेंगे हम एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, तो उसको एपिग्राफी बोलेंगे। एक वर्ड पहले आया था, स्टडी ऑफ कोएंस,
तो न्यू मैजेस्टिक्स। ये 2 वर्ड आपने लर्न करने हैं इसमें। मैंने आपको बुक में मतलब उसमें नोटबुक में भी राइट करवाया हुआ है कि एपिग्राफी क्या है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और वो क्या था, स्टडी ऑफ कोइंस, न्यू मैजेस्टिक्स। तो ये 2 वर्ड आपने लर्न करने हैं क्योंकि 1 नंबर के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। Look at 2 Ashokan inscription more closely. Note that the name of the ruler Ashoka is not mentioned in the inscription. What is used instead are titles adopted by the ruler Devanampiya, often translated as beloved of the gods. देखो यहाँ पर आपने ये अशोक के लिए एक वर्ड तो पहले आया था, वो वर्ड आया था पियदसी, और पियदसी का मीनिंग क्या था, प्लीसेंट टू बीहोल्ड। ठीक है, अब एक वर्ड और है जो अशोक के लिए ही यूज हो रहा है, तो वो वर्ड क्या है इसमें, वो है देव नाम पिया। देखो उसमें भी पियदसी और इसमें पिया, तो आप दोनों पिया पिया से वर्ड से समझ सकते हो कि ये अशोकन के लिए ही यूज हुआ है। तो उसमें क्या है, देव नाम पिया का अर्थ क्या है, बिलव्ड ऑफ द गॉड। द नेम अशोका इज मैंसन इन सम अदर स्क्रिप्शन। जो अशोक का नाम है वो कुछ इंस्क्रिप्शन में मैंसन भी है कि उसका नाम अशोक है। विच आल्सो कंटेन दीज टाइटल्स। तो ये उसकी केवल उपाधि हो सकती है, जैसे देवनाम पिया है, पियादसी है, ये उसकी टाइटल्स मीन्स होता है उपाधि, तो उपाधि हो सकती है। आफ्टर एग्जामिन ऑल दीज इंस्क्रिप्शन आर फाइंडिंग दैट दे मैच इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, स्टाइल, लैंग्वेज एंड पैलोग्राफी, epigraphists have concluded that they were issued by the same ruler. तो जो अशोक है, अशोक ने जो अभिलेख लिखने का ये काम किया है, इससे बताती हूँ मैं आपको कि देव नाम पिया का अर्थ है कि देवताओं का प्रिय, और पियादसी होता है कि देखने में सुंदर या फिर मनोहर मुखाकृति वाला। अशोक का नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उसकी उपाधियां भी लिखी गई हैं। इन अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद जो अभिलेख शास्त्री थे उन्होंने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया है। तो यानी कि बनाने वाला कौन है इनको, तो अशोक है। तो एक ही शासक ने इन्हें बनवाया होगा, क्योंकि सारी एक चीज़ें जो भी मिली हैं इनको, क्या क्या मिला इनको, जैसे उनकी विषय है, शैली है, भाषा है, जो भी इनको एविडेंस वगैरह मिले, तो उसमें सारा कुछ सब में समानता मिल रही थी। तो इससे उन्होंने आइडिया लगाया कि एक ही रूलर की हैं। यू मे आल्सो हैव नोटिस्ड दैट अशोका claims that earlier rulers had no arrangements to receive reports. If you consider the political history of the subcontinent empire of Ashoka, do you think this statement is true? Historians have to constantly access statements made in inscription to judge whether they are true, plausible, or exaggeration. Did you notice that there are words within brackets? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentences clear. This has to be done carefully to ensure that the intended meaning of the author is not changed. तो आपने देखा भी होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक से पहले के उपमहाद्वीपों के इतिहास पर अगर हम विचार करें तो लगता है कि अशोक यह वक्तव्य सही है उसका। तो इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि ये पता चल सके कि उसमें लिखा है कि वह सत्य है या नहीं, या फिर अतिशयोक्ति पूर्ण है। तो ये चीज़ें उसमें
उनके अध्ययन करने से पता लगती हैं। कुछ यहाँ पर ये सिक्के दे रखे हैं। एक कोयन ऑफ द इंडो ग्रीक किंग महेंद्र, तो इंडो ग्रीक शासक था महेंद्र, उसके सिक्के हैं यहाँ पर। ये राजा की आकृति है, कुछ ही अक्षरों में लिखी हुई चीज़ें हैं। तो इस तरह से इनकी चीज़ें थी। एक बात ये कही गई है इसमें, द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स द स्पीक्स किंग देवनाम पियादसी, कि राजन देवनाम पियादसी यह कहते हैं, यानी कि कौन है ये राजा, तो अशोक है। इन द पास्ट देयर वर नो अरेंजमेंट्स फॉर डिपोजिंग अफेयर्स नोर फॉर रिसीविंग रेगुलर रिपोर्ट्स, बट आई हैव मेड द फॉलोइंग अरेंजमेंट। प्रतिवेदक शुड रिपोर्ट टू मी about the affairs of the people at all times, anywhere, whatever. I am eating in the inner apartment, in the bedroom, in the cow pen, being carried possibly in a palanquin or in the garden, and I will dispose of the affair of the people everywhere. तो इसमें जो अशोक है वो क्या कहता है कि अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्रित करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, कि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि सूचना को इकट्ठा किया जा सके या जो समस्याएं हैं उनका निपटान किया जा सके। लेकिन मैंने व्यवस्था की है, मैंने पूरी कोशिश की है कि समस्याओं का निपटान भी हो सके। तो लोगों के जो समाचार हैं हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुँचाए, यानी कि जो पहुँचाने वाले होते हैं संदेश को वो पहुँचाएँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ। अशोक कहता है कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं खाना खा रहा हूँ या फिर अंतःपुर में हूँ या विश्राम कक्ष में हूँ या गौशाला में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो या वाटिका में हूँ, तो मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा, केवल आप मेरे तक समस्या को पहुँचाएं। ऐसा अशोक ने कहा था कि चाहे मैं कहीं भी हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, आपको इस बात की कोई समस्या नहीं है कि राजा अब अपने कक्ष में हैं या विश्राम कर रहे हैं, तो आप मेरे तक केवल समस्याएं पहुँचाएं, मैं उनका निराकरण करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी और मैंने ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। तो ये अशोक के बारे में था। तो कहा जाता है कि अशोक एक बहुत ज़्यादा फेमस था, शक्तिशाली शासक था, और कलिंग के युद्ध के पश्चात तो इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और ये काफ़ी उदार व्यक्तित्व का था। तो यहाँ अशोक के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है लेसन के अंदर। Historians have to make other assessment as well. If a king orders were inscribed on natural rocks near cities or important routes of communication, would passerby have stopped to read these? Most people were probably not literature. Did everybody throughout the subcontinent understand the Prakritic used in Patliputra? Would the order of the king have been flawed? Answer to such questions are not always easy to find. तो इसमें कहा गया है कि जो अशोक था उसने ये चीज़ें लिखी हैं कि पाटलिपुत्र में जो प्रयुक्त प्राकृतिक उपमहाद्वीप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे। क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था, कि राजा ने जो आदेश दिया है उसका पालन कर सकते थे लोग? तो ये कुछ तरह के क्वेश्चन अराइज किए हुए हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। तो यहाँ तक आप इसको अच्छे से रीड करें। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।